लद्दाख की गोद में बसी एक अनछुई वादी, एक ऐसी जगह जहां प्रकृति अपनी प्राचीन कहानियां फुसफुसाती है, नदियां अपने सुरों से मन भो लेती हैं और पहाड़ सदियों के रहस्यों की रखवाली करते हैं। इसे आर्यनों की भूमि कहा जाता है, जो न केवल अद्भुत खूबसूरती बल्कि अपनी संस्कृति, परंपरा और इतिहास के लिए भी खास है। ये है आर्यन वैली। चाहे हो खूबसूरत खुमानी के फूल या फल, स्वच्छ और निर्मल सिंधु नदी की कलकल बहती धारा या दाह समुदाय की अपनापन भरे मुस्कान, आर्यन वैली हर दिल को सुकून और हर आत्मा को नई ऊर्जा देती है। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं मानवी आप सभी का स्वागत करती हूँ झूमते वॉन्डरर्स में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ गई हूँ और वो वीडियो है आर्यन वैली का। आर्यन वैली के नाम से ही पता चलता है आर्यों की वादी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ही आपसे शुरुआत में रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और लाइक बटन, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अब चलते हैं हम आर्यन वैली। आर्यन वैली जिसके मूल निवासी ब्रोकपा समुदाय के लोग हैं, जिनके 2 गांव दाह और हानू लद्दाख रीजन और 2 गांव गारकोन और दार्चिक कारगिल रीजन में हैं और 5 से 6 गांव पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में बसे हुए हैं। पूरे विश्व में ब्रोकपा लोगों के बस यही गांव हैं और ये लोग खुद को अलेक्जेंडर का वंशज मानते हैं। मर्यूल साम्राज्य में इसके अवशोषण तक ब्रोकपा चीफ्स को इस क्षेत्र में नाम मात्र ऑटोनॉमी हासिल थी। इस जगह का नाम टूरिज्म इंडस्ट्री में 2010 में ओरिजिनेट हुआ। ब्रोकपास के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये दुनिया के आखिरी आर्यंस हैं और जर्मनी का काफी इंटरेस्ट है इस जगह में। जर्मन साइंटिस्ट अरसे से इस जगह पर रिसर्च कर रहे हैं। इनफैक्ट वो रिसर्च के लिए यहाँ के बाशिंदों का जेनेटिक मटेरियल तक जर्मनी ले जा चुके हैं। जानकार बताते हैं कि बहुत सी जर्मन फीमेल्स रिसर्च के लिए इन आदिवासियों से गर्भ धारण कर वापस जा चुकी हैं, जबकि बिना अनुमति के जेनेटिक मटेरियल रिसर्च के लिए कंट्री से बाहर ले जाना क्राइम है। इनफैक्ट जब मैं 2016 या 17 में पहली बार आर्यन वैली गई थी तो मैं यहाँ पर खुद एक ऐसे पुरुष से मिली थी जिनके साथ प्योर रेस की चाह में कई जर्मन महिलाओं ने संबंध बनाए थे और वो वहां से गर्भ धारण करके जर्मनी गई थी। उनके घर में एक बहुत बड़ा पत्थर का बर्तन था, कुछ कटोरे जैसा, और इतना बड़ा था वो कि वो 2 बाल्टियों के बराबर था। वो बर्तन करीब 200 साल से भी ज्यादा पुराना था। उनका ये बताना था कि उनके पूर्वज एक समय में इस बर्तन को लेकर नमक लाने जाया करते थे। वो बर्तन इतना बड़ा है कि एक इंसान उसको नहीं उठा सकता और वो 200 साल से भी ज्यादा पुराना है। शायद वो बहुत ही अनमोल है, इसीलिए उनको जर्मनी के एक व्यक्ति ने विशेष रूप से मना किया है कि वो इस बर्तन को किसी को भी ना दिखाएं और उन्होंने इस बर्तन को स्टोर रूम में रखा हुआ है जिसको वो टूरिस्ट को नहीं दिखाते और ऐसा करने के लिए उनको भारी रकम अदा की जाती है। ये बात मैं आपको बता रही हूँ 2016 या 17 की। उस समय वहां पर बहुत सारे गेस्ट हाउस नहीं हुआ करते थे, सिर्फ एक ही गेस्ट हाउस था और उसका भी वॉशरूम कॉमन था। रुकने के लिए कोई जगह नहीं थी, सिर्फ वही एक ऑप्शन था। तो उनके साथ हमारी बॉन्डिंग कुछ अच्छी हो गई थी और ये सारी चीजें उनके द्वारा ही हमें पता चली और वो उनके लिए इतना गोपनीय है कि उन्होंने उसका फोटोग्राफ तक नहीं लेने दिया। धारा 370 के हटने के बाद इस जगह पर काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। यहाँ पर काफ़ी रोड्स बन गए हैं जो गांव को कनेक्ट करते हैं और अब एक के बाद एक होटल्स, गेस्ट हाउस और होम स्टेज भी बनते चले जा रहे हैं। इससे यहाँ के रहने वाले लोगों को काफ़ी फायदा हो रहा है। टूरिस्ट का अच्छा फुटफॉल होता है जिससे इनकी इनकम होती है। पर जिस तरीके की डेवलपमेंट यहाँ पर हो रही है, आने वाले टाइम में ये जगह निश्चित ही अपनी ब्यूटी और चार्म लूज कर देगी।
यहाँ के लोग बहुत ही भोले वाले, दुनिया से बेखबर, अपनी ही दुनिया में जीने वाले, अपने कल्चर से बंधे हुए लोग थे। इनफैक्ट आज भी हैं, पर जिस समय जर्मनी ने इस जगह को रिसर्च के लिए स्पॉट किया था तब ये लोग दुनियावी चाल चलन से लैस थे। इस बात का फायदा उठाते हुए जर्मन साइंटिस्ट ने इन्हें पैसों का प्रलोभन दिया, जिसकी गिरफ्त में कुछ लोग आ गए। जर्मन्स यहाँ से बहुत सा सामान अवैध रूप से ले जा चुके हैं। ये जगह फलों फूलों से भरी हुई है। यहाँ जीवन व्यापन करने के लिए पहले पर्याप्त सुख सुविधाएं नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी, स्कूल्स नहीं थे, बच्चों के लिए पढ़ना लिखना प्रायोरिटी नहीं थी। पशुपालन करना और खेती करना ही यहाँ के प्रमुख कार्य थे, जिसकी वजह से गरीबी थी और उसी बात का फायदा उठाया गया। यहाँ भुखमरी कभी नहीं रही। लोग शुरू से ही बहुत मेहनती रहे हैं और अपना पेट भरने लायक मेहनत का फल उन्हें हमेशा मिलता रहा है। स्थानीय लोगों से बात करने पर उनके द्वारा, उनके पूर्वजों द्वारा यहाँ तक पहुँचने की और बसने की कहानी हमें पता चली। उनके पूर्वजों का जीवन मुख्यतः पशुपालन और खेती पर ही निर्धारित था। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती थी, पशु ऊंची पहाड़ियों पर घास चरने के लिए ऊपर की तरफ बढ़ते रहते थे और ऐसे ही कभी उनके पूर्वजों के जूतों चप्पलों में कुछ गेहूं के दाने आदि अटक कर यहाँ तक पहुँच गए जब वो अपनी भेड़ बकरियों को चराते हुए यहाँ पहुँचे। क्योंकि इस जगह पर नदी थी तो पशु यहाँ पानी पीने के लिए भी आया करते थे। ठंड के दौरान उनका यहाँ आना बंद हुआ और नेक्स्ट समर तक जब वो यहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ धान उग गई है। अपने गांव वापस पहुंचकर जब उन लोगों ने ये बात गांव वालों को बताई कि पहाड़ी के उस पार भी जीवन व्यापन करने के स्रोत हैं, नदी है, खाना है और उनसे चलने के लिए कहा गया, तो कुछ लोग तो चलने के लिए तैयार हो गए और ज्यादातर लोगों ने मना कर दिया और वो वहीं रह गए। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बसे हुए गांव हैं वो उन्हीं लोगों के हैं और जो लोग आगे आ गए थे उन्होंने दा, हानू, गारकोन और दार्चिक बसाया। ये सारे गांव ही नदी के आसपास बसे हुए हैं। इस वक्त मैं खड़ी हूँ आर्यन वैली में और आप जो ये देख रहे हैं मेरे पीछे, ये अखरोट के बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। मैं आपको इसकी हिस्ट्री आगे बताऊंगी, पहले मैं आपको इसकी सुंदरता दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारे आंटी बैठी हुई हैं, एक बहुत ही बुजुर्ग हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी, और ये भी आर्यन है। आंटी कैसा लगता है आपको ये जगह पर? पहले से आर्यन है, पहले से बूढ़ी है, बड़ा साथी किन्ना है। बहुत सुंदर जगह है ये आपकी। बड़ा साथी बूढ़ी है, पहले से बूढ़ी, आर्यन को बूढ़ी। अच्छा, आपको नहीं अच्छी लगती? अच्छी लगती है ना, बहुत सुंदर जगह है। और ये आपने इतने सारे गहने पहने हैं, ये क्या है? ये आर्यन को ड्रेस। अच्छा, आर्यन का ड्रेस है। आर्यन को ड्रेस ये है। ओहो, बहुत सुंदर है। गाइज, ऑनेस्टली आंटी ने क्या बोला मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि उनका लैंग्वेज बिल्कुल अलग है, मेरा लैंग्वेज बिल्कुल अलग है, बट वो ट्राई कर रही थी और मैं भी समझने का प्रिटेंड कर रही थी। तो अब मैं आगे दिखाती हूँ आपको आर्यन वैली। ये इनका गोम्पा है और आर्यन वैली जो है कारगिल में सिर्फ यही एक ऐसी वैली है जहाँ पे बुद्धिस्ट गांव हैं। ये अखरोट के आप पेड़ देखिए, 2 पेड़ हैं, बहुत बड़े, बहुत विशाल पेड़ हैं। अखरोट का अब सीज़न चला गया, बेसिकली अखरोट टूट चुका हुआ है तो इसमें आपको फ्रूट्स नहीं दिख रहे हैं। ये सारा वो टाइम है जब सारे फ्रूट्स ऑलरेडी टूट चुके हुए हैं और उनको सुखा के मार्केट में बेचा जा चुका है। अब बस यही लास्ट सीज़न है। ये विलेज है। और इस जगह का बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे सारे फल सब्जियाँ होती हैं। जो मटर हमारे यहाँ सर्दियों में आता है, इनके यहाँ जून जुलाई के वक्त मटर पूरा निकल जाता है। झूले झूले झूले। ये देखिए, ये पूरी ग्रेप्स की बेल लगी हुई है यहाँ पर और काफ़ी ग्रेप्स भी यहाँ पर होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ की फेमस चीज़ है वो है एप्रिकॉट। और ये सारे बाग जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारे एप्रिकॉट के बाग हैं।
खुमानी जिसे हम बोलते हैं, इंडिया की जो बेस्ट खुमानी होती है वो आर्यन वैली में ही होती है। और एक एक पेड़ पे मतलब इतनी खुमानी होती है, लदा हुआ होता है। जब मैं पिछली बार इस जगह पर आई थी तब ये जगह मतलब अनएक्सप्लोर्ड थी, अनटच्ड थी। उसके बाद बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, उन्होंने अपने अपने वीडियोस बनाए और जगह यूट्यूब पे आने के बाद आपको पता ही है वायरल हो जाती है और टूरिस्ट आना शुरू कर देता है। नवंबर के बाद करीब फरवरी मार्च तक यहाँ पर कुछ सब्ज़ी नहीं होती, बर्फ़ होती है। कल मैंने एक सज्जन से बात की थी तो उन्होंने बताया कि बर्फ़ अब उतनी ज़्यादा नहीं पड़ती, 3-3, 4-4 फीट बर्फ़ होती है। इतनी ठंड नहीं है यहाँ पर जितनी लेह में है, पर उस टाइम पे कुछ होता नहीं है, फल सब्ज़ी वगैरह। तो ये लोग अपने खाने को स्टॉक करते हैं, बाहर से ये लोग खाना नहीं मंगाते। गेहूँ, चावल, हर चीज़ ये लोग यहाँ पैदा करते हैं और उसी को यूज़ करते हैं। ये सारे खुमानी के बाग हैं और यहाँ पे खुमानी जो होती है वो अगस्त के टाइम पे होती है और ये इनका बहुत ही तगड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। खुमानी यहाँ से बाहर बेचा जाता है, वो भी अच्छे दामों में बिकता है। उसके अलावा ये लोग खुमानी को ड्राई करते हैं और ड्राई करने के बाद वो बहुत अच्छे दामों में बिकता है। फिर बाहर आप देखते हैं जो आपको एकदम ऑरेंज कलर का एप्रिकॉट दिखता है, वो एक्चुअली कलर्ड होता है, उसमें थोड़ा कलर मिलाया जाता है। जब इसे नेचुरली ड्राई करते हैं तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। तो इस तरीके का दिखता है तो ज़्यादातर लोग इसे ख़रीदते नहीं हैं, पर इसका टेस्ट और जो आप खुमानी ख़रीदते हैं ऑरेंज कलर का, उसका टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ये सारी नीचे मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये सारी सड़ी हुई खुमानी है। ये भी वेस्ट नहीं है, इन्होंने इसका अंदर का जो सीड होता है उससे बादाम निकाला है। वो बादाम मार्केट में आपको 800 से 900 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये लोग बादाम निकाल रहे हैं और ये बादाम नॉर्मल बादाम नहीं है, ये जो खुमानी के अंदर बादाम होता है वो है और इसके रेट्स नॉर्मल बादाम से ज़्यादा होते हैं। ये इन्होंने अपने पशुओं के लिए चारा इकट्ठा किया हुआ है, अखरोट के पेड़ सारे लगे हुए हैं और उसी के साथ अंगूर की बेल लटक रही है। घरों के ऊपर भी अंगूर की बेल चढ़ी हुई है। यहाँ पे 3 प्रजाति के अंगूर होते हैं, ब्राउन जो बहुत बड़ा बड़ा ग्रेप्स आपको मार्केट में मिलता है, उसके अलावा ब्लैक ग्रेप्स होते हैं यहाँ पे, और एक और कलर है वो मतलब ब्राउन और ब्लैक का मिक्स होता है। ग्रीन ग्रेप्स यहाँ पर नहीं होते। और ये आर्यन वैली की सबसे पुरानी विलेज है दाह विलेज, जो मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूँ। सबसे पहले गिलगित से वो चलते चलते यहाँ पर पहुँचे थे और यहाँ पे उन्होंने अपनी बसावट की थी। ये देखिए ये हमारी गौ माता हैं, बहुत सारे इन्होंने यहाँ पे पशु रखे हुए हैं ऐसे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आर्यंस बेसिकली हैं कौन। इन लोगों का ऐसा मानना है कि अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी उसमें से कुछ लोग वापस नहीं गए थे, लड़ाई के बाद वो यहीं रह गए थे और फिर धीरे धीरे करके इनकी रेस बढ़ती चली गई और ये लोग अपने आप को आर्यन मानते हैं, प्योर रेस मानते हैं। जब वो आर्मी यहाँ से चली गई थी तो इन लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा था सर्वाइव करने के सिवाय कुछ जानवरों के, और इन्होंने ही यहाँ पर धीरे धीरे करके जानवरों को चराना शुरू किया। ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे जो घासें थी वो जानवर चरते थे। फिर गिलगित की तरफ कुछ जानवरों को लेकर जाया गया। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते थे, जैसे आप इनको कह सकते हैं कि गड़ड़िए, वो थे ये लोग, आगे बढ़ते रहते थे और जानवरों को चराते रहते थे और चलते चलते ये लोग गिलगित तक पहुँचे। वहाँ पर इन्होंने अपना डेरा डाला। गिलगित पहुँचने के बाद जब गिलगित में बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती थी, ठंड हो जाती थी, बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ने लगती थी, तो ये आगे की तरफ आते चले गए। जब ये लोग यहाँ तक पहुँचे, ये जगह बहुत ग्रीन हुआ करती थी जहाँ पर इनके पशु बहुत आराम से चारा पा लेते थे। तो ऐसे ही आते आते इनके कुछ पूर्वजों के जूतों में कुछ गेहूं के दाने साथ में आ गए या आ गए होंगे। कैसे वो यहाँ तक पहुँचे, पशु पक्षियों द्वारा या किस तरीके से, किसी को नहीं पता। और जब नेक्स्ट ईयर वो लोग यहाँ पर आए अपने पशुओं को लेकर, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर धान उगी हुई है। धान मतलब खाने का सामान। उस टाइम इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये एक अच्छी जगह है और यहाँ पर बसा जा सकता है, बसावट की जा सकती है। गर्मियों के दौरान ये लोग वापस से गिलगित गए। इन्होंने अपने
सारे लोगों को बताया कि वहाँ पर इस तरीके से धान उगी हुई है। उस समय इनके पूर्वजों में से एक फैमिली थी जिसमें 4 भाई 1 बहन थे। तो उस भाई ने वहाँ से तीर चलाया गिलगेट से, और वो जो तीर सबसे पहली जगह जहाँ आके गिरा था, जहाँ आके लगा था, वो जगह थी दाह। इसका नाम भी दाह इसलिए पड़ा है क्योंकि तीर के चलाने को दाह बोला जाता है इनके यहाँ, और इसीलिए इस जगह का नाम दाह पड़ गया। उसके बाद वो सारी फैमिली उठ के यहाँ इस गांव में आ गई, और इस गांव को बसाने में सबसे बड़ा हाथ उसी फैमिली का रहा। यहाँ पर बोनोनो फेस्टिवल बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फेस्टिवल है, जो हर 3 साल के पीरियड साइकिल में अगस्त से अक्टूबर के मंथ के बीच में 5 दिन के लिए मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में यहाँ के लोग अपनी ट्रेडिशनल आउटफिट्स पहनकर कल्चरल डांस, फूड्स एंजॉय करते हैं। इसे सेलिब्रेट करने का रेलेवेंस ये है कि पुराने टाइम में जब ये लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो इनकी हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट करने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं था, कोई लिपि नहीं थी, शब्द भी ज्यादा नहीं थे। तो ये मौखिक रूप से गा गा कर, डांस एक्ट करके अपनी हिस्ट्री एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे, और आज भी ये परंपरा इसी तरह चली आ रही है। इनके त्योहार सूर्य पर आधारित पंचांग के मुताबिक मनाए जाते हैं। पुराने जमाने में ठंड से बचने के लिए ये लोग भेड़ और पश्मीना बकरियों की खालें ओढ़ते थे, और इस फेस्टिवल में आज भी ये लोग वो खालें ओढ़ते हैं। टोपी पर फूल लगाते हैं, एथनिक ज्वेलरी जो स्टोन्स मेटल से बनी हुई होती है वो पहनते हैं। यहाँ के फ्लावर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। कुछ फ्लावर्स 3 साल तक नहीं मुरझाते, और एक फ्लावर तो ऐसा है कि तोड़ने के बाद उसकी शेल्फ लाइफ 12 साल तक होती है। वैसे फ्लावर्स ये अपनी ट्रेडिशनल कैप पर लगाकर अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, और अपनी डाइटीज को अच्छी फसलों और प्रॉस्पेरिटी के लिए धन्यवाद देते हैं। ये फेस्टिवल हर 3 साल में एक बार दाह, एक बार गाड़कोन और एक बार गंगोस, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, वहाँ मनाया जाता है। मतलब 2 बार भारत में और एक बार ये लोग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि शुरू से ही इनकी ये रीत चली आई है। और बंटवारा 1947 में हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, पर इनकी हिस्ट्री उससे कईयों साल पुरानी है। इससे पहले मैं आर्यन वैली अगस्त के महीने में गई थी, और उस समय का नज़ारा ही कुछ और था। वो अनुभव मैं अपने पूरे जीवन में कभी नहीं भूल सकती। इनफैक्ट वो नज़ारा आप किसी को भी देखने को नहीं मिल सकता, जब यहाँ पर टूरिस्ट नहीं थे, होटल्स नहीं थे, रोड्स नहीं थी, दूर दूर तक बस हरे भरे पहाड़ और उनके बीच में बसे हुए ये 4 गांव। अगस्त में इस जगह का नज़ारा कुछ ऐसा था कि खुमानियों के पेड़ों पे खुमानियाँ इस तरह लदी हुई थी कि वो पेड़ हरे कम और पीच कलर के ज़्यादा दिखाई दे रहे थे। वो अनुभव मैं आपके साथ बयान नहीं कर सकती कि कितना ही निराला था जब मैंने अपने रूम की विंडोज से खुमानियाँ तोड़ तोड़ के खाई थी। खुमानियों के पेड़ों पे इतनी खुमानियाँ लदी हुई थी कि आप कहीं से भी खुमानी तोड़ सकते थे। यहाँ पर खुमानियों के ऐसे ही बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं जिनका कोई ठेकेदार नहीं है। मतलब ऐसे ही नदी के किनारे पेड़ उगे हुए हैं, रोड पे पेड़ उगे हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि नदी चल रही है और उसके किनारे पेड़ उगा हुआ है, और आप बड़े आराम से वहाँ से खुमानी तोड़ के खा सकते हैं। आपको कोई नहीं मना करेगा कि आप यहाँ से खुमानियाँ क्यों तोड़ रहे हैं। तो वो बहुत ही निराला अनुभव था वो। और इंडस रिवर में उस समय बाढ़ आई हुई थी, पानी पूरा रोड तक आ गया था। एक तो वैसे ही रोड कच्ची टूटी फूटी, और उस पे भी बहुत सारा पानी, और उस पानी में हमने कार ड्राइव करके जो एक्सपीरियंस लिया उस गांव तक पहुंचने का, वो भी बहुत अलग था। उस टाइम पे यहाँ पर ना के बराबर टूरिस्ट था, मतलब दूर दूर तक टूरिस्ट था ही नहीं। लोकल्स भी आपको बहुत एंटरटेन करते थे, आपके साथ बहुत सारी बातें करते थे। वो एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था जो मुझे इस बार देखने को नहीं मिला, क्योंकि बहुत डेवलपमेंट हो गई है, और इस डेवलपमेंट के कारण अब सब कुछ वैसा नहीं रहा जैसे था, जैसे वो रॉ गांव मैंने देखे थे। यहाँ आसपास के सभी क्षेत्र घनी मुस्लिम आबादी वाले हैं, पर 4 गांव ही ऐसे हैं जो बुद्धिस्ट हैं। यहाँ बुद्धिज्म आने का भी एक बहुत इंटरेस्टिंग रीजन लोकल्स द्वारा बताया जाता है। ये लोग बेसिकली ट्राइबल्स हैं, और इनके बीच जमीन और महिलाओं आदि को लेकर लड़ाइयाँ होती थी, और जैसे जैसे इनकी आबादी बढ़ी तो इनकी लड़ाइयाँ भी बढ़ी।
ये लोग किसी धर्म, जाति आदि को नहीं मानते थे। उस दौर में एक बुद्धिस्ट मॉन्क चलते चलते इनके इलाके तक पहुंचे। उनकी प्रीचिंग से इन लोगों के बीच शांति स्थापित होने लगी। लोगों ने उन्हें फॉलो करना शुरू किया। बदलाव अच्छे के लिए हुआ और धीरे धीरे इन लोगों ने बुद्ध धर्म अपनाया, जिससे इनके जीवन में बहुत सुधार हुआ और आज यहाँ की ऑलमोस्ट पॉपुलेशन बुद्धिस्ट ही है। इनफैक्ट अब यहाँ मॉनेस्ट्रीज के भी निर्माण हो रहे हैं। यहाँ के सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अभी भी ये अपनी रेस को सिक्योर रखने के लिए आसपास में अपने ही लोगों में शादियां करते हैं। बुजुर्ग महिलाएं पुराने अटायर कैरी करती हैं, जिनका स्पेशल पार्ट होता है उनकी कैप, जिसमें फूल लगे हुए होते हैं। बालों में बहुत सारी छोटी छोटी गुथी हुई चोटियां बनी होती हैं। रंग बहुत गोरा और आंखें ज्यादातर नीली या भूरी और फीचर्स बहुत डिफरेंट होते हैं। बहुत ही यूनिक ब्यूटी है इस जगह की और यहाँ के लोगों की। सर्दियों में इस जगह पर बर्फ पड़ती है और गर्मियों में उतनी ही अच्छी फसल भी होती है। यहाँ की महिलाएं सब्जियां, स्पेशली टमाटरों को काट काट कर धूप में सुखा लेती हैं, जिससे जब सर्दियों में यहाँ फसल नहीं होती तो उन्हें खाने पीने की कोई असुविधा नहीं होती। ये देखिए, ये महिला हैं और ये यहाँ पर टमाटर काट काट के सुखा रही हैं। देखिए इन्होंने कितना टमाटर सुखाया है काट के। यहाँ पर टमाटर बहुत होता है और ये खुमानी है। और ये टमाटर ये लोग सर्दियों में यूज़ करेंगे जब यहाँ पे बहुत बर्फ़ पड़ी होती है और कोई सब्ज़ी नहीं होती। और जो ये महिला परिधान पहने हुए हैं, जैसे इनका आप सर पे देख रहे हैं, इन्होंने काफ़ी सारी चोटियाँ बनाई हुई हैं। ये बेसिकली आर्यन महिलाएं हैं। ये देखिए यहाँ पे कितना टमाटर लगा हुआ है। फिर ये खीरा भी है, तरह तरह की सब्जियाँ। और ये जो आप सारे पेड़ देख रहे हैं ना, ये एप्रिकॉट्स के हैं। और वो देखिए वहाँ पे पेड़ों पे सेब लदा हुआ है, ग्रीन एप्पल है ये। और ये देखिए यहाँ पे कितनी तरह तरह की सब्ज़ी लगी हैं एक ही जगह पे। ये शिमला मिर्च है, बैंगन है, ये तो मुझे खुद नहीं पता क्या है। ये जो बॉल जैसे फ्रूट्स हैं, आर्यन वैली में मस्क मेलन हो रहा है। और ऐसा नहीं है इन्होंने बड़ी मेहनत की हो इसके लिए, बड़े आराम से। यहाँ की मिट्टी ऐसी है, इतनी उपजाऊ है कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें बड़े इजीली हो जाती हैं। ये टमाटोस देखिए कैसे लटक रहे हैं। आर्यन वैली में आप वैली को ही इतने अच्छे से एंजॉय करते हैं कि यहाँ किसी और चीज की जरूरत ही नहीं महसूस होती देखने के लिए। पर यदि फिर भी अगर आप थोड़ा और इसे एक्सप्लोर करना चाहें तो लोकल्स की हेल्प से आप ट्रैकिंग के लिए जा सकते हैं। वो पहाड़ों में आपको टॉप पॉइंट तक लेकर जाते हैं। यहाँ की विलेज वॉक्स, वेजिटेशन, रिवर व्यूज, हर चीज बहुत निराली है। यहाँ पर लोगों ने अपने पुराने सामानों को एकत्रित करके म्यूजियम्स बना रखे हैं, जिसे देखने के लिए वो छोटा सा अमाउंट चार्ज करते हैं। और ऐसे ही एक म्यूजियम में मैं आपको लेकर चलती हूँ। आप देखिए कितना छोटा सा दरवाज़ा है और इस दरवाजे से चाहे बंदा 4 फीट का हो, 5 फीट का हो, 6 फीट का हो, 6.5 फीट का हो, सबको इसी दरवाजे से अंदर जाना है। ये देखिए ये इनकी कैप है, ये लोग अभी भी इसको पहनते हैं काफ़ी सारे लोग। ये इनका पहनावा। ये जो आप ड्रेस देख रहे हैं इसके नीचे ये प्रॉपर फुल लेंथ स्टॉकिंग्स या कोई पजामा पहनते हैं जो वुलन होता है। और आप देखिए ये हाइट इतनी छोटी है, मुझे ना झुक झुक के चलना पड़ रहा है। अगर हम आर्यंस की बात करें तो आई बिलीव वो बहुत लंबे चौड़े होते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन पता नहीं छोटे घर बनाने का क्या रीज़न था। इस म्यूज़ियम में लाइट नहीं लगाई हुई इन्होंने, बोलते हैं लाइट था बट कोई शॉर्ट सर्किट हो गया। बट ये सारी चीज़ें सब पुराने टाइम की हैं। और ये जो आप नंगाड़े देख रहे हैं ये आज भी इनके यहाँ यूज़ किए जाते हैं जब इनके फंक्शंस होते हैं।
ये सारे पुराने टाइम के बर्तन रखे हुए हैं। दा हानू की पीछे वाली पहाड़ियों पर ही लद्दाख का तुर्तुक गांव स्थित है, जहां पहुंचने के लिए आज लगभग 10 से 12 घंटे का समय लग जाता है। आज हम पूरा लेक क्रॉस करके खरदुंगला पास क्रॉस करके तुर्तुक तक पहुंच पाते हैं, पर यहाँ भी सड़क का निर्माण बहुत जोरों शोरों पर चल रहा है और आने वाले समय में जब सड़क बन जाएगी तो आर्यन वैली से तुर्तुक का रास्ता 2 से 3 घंटे का या मैक्सिमम 5 घंटे का रह जाएगा और इस जगह की हालत भी शायद वैसी ही हो जाएगी जो आज तुर्तुक की हो चुकी है। आने वाले वीडियोस में मैं आपको तुर्तुक गांव भी दिखाऊंगी और वो भी दिखाऊंगी कि आज से 8-9 साल पहले वो गांव कैसा दिखता था। पहले आर्यन वैली जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, पर अब इस जगह पर पहुंचने के लिए कारगिल से और भी रास्ते ओपन कर दिए गए हैं। रास्ते बहुत खूबसूरत हैं और कारगिल से जो रास्ता आर्यन वैली के लिए जाता है वो हम्बुतिंगला पास होते हुए जाता है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत एरिया है और रोड एकदम मक्खन की तरह है। टूरिज्म की बात करें तो सच है कि लोकल लोगों के लिए टूरिज्म जितना बढ़े उतना ही अच्छा है, क्योंकि उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम ही टूरिज्म है। और मैं भी यहाँ से इस वीडियो से टूरिज्म ही शायद प्रमोट कर रही हूँ आर्यन वैली का, पर हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं और वैसे ही इन जगहों के भी हैं। ये बहुत छोटे छोटे बहुत ही खूबसूरत गांव हैं और कई बार इन जगहों की आबादी से ज्यादा पर्यटक इन गांव में आ जाते हैं, जिसका भार उठाने की क्षमता इन गांव में नहीं होती। कुछ एक लोग ही समझदार होते हैं, नहीं तो ज्यादातर तो अपने एंजॉयमेंट में ये तक भूल जाते हैं कि उनकी एक्टिविटीज से नेचर और वहाँ के रहने वाले लोगों को कितनी दिक्कत होती है, पर उन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं होता और लोकल्स के लिए वो ग्राहक हैं, तो ग्राहक को कौन क्या ही बोलेगा। पर इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी लोगों से यही निवेदन करूंगी कि जिन भी लोगों को घूमने का शौक है वो इन जगहों पर जाके कूड़ा कचरा ना फेंकें और अगर हो सके तो आप अपना कचरा अपने साथ ही वापस ले आएं, क्योंकि पहाड़ों से भी कचरा नीचे ही लाया जाता है और वो प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसा कि मैंने आपको दाह में बताया था कि दाह के बाद ये आर्यन लोग हानू में आए और अभी मैं जिस जगह पे खड़ी हुई हूँ ये है हानू विलेज। ये आर्यंस का दूसरा गांव है और अब मैं आपको थोड़ा सा गांव दिखाती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ भी पानी की कोई कमी नहीं है। इस गांव में भी नदी थी और आज भी बह रही है, तो पानी जहाँ पर है वहाँ पर जीवन है और इसीलिए दाह के बाद आर्यंस ने इस जगह का रुख किया। जितने लोग वहाँ पर रच बस गए उन्होंने वहाँ पर अपनी खेती बाड़ी शुरू कर दी और जब दाह पूरी तरीके से बस गया तो फिर लोगों ने हानू की तरफ रुख किया और उन्हीं में से कुछ लोग इस गांव में आ गए। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसको बुद्धिस्ट लोग मनी बोलते हैं और इसका पूजा पाठ के लिए बहुत प्रयोग किया जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ प्रॉपरली ये कैसे दिखता है और कैसे वर्क करता है। ये जो आप मनी देख रहे हैं इसमें बहुत सारे श्लोक लिखे हुए हैं इनकी लैंग्वेज में। जब ये लोग इस मनी को घुमाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि ये मंत्र हवा के साथ मिक्स हो जाते हैं और हवा बहुत पॉजिटिव चलने लगती है। दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि इसे घुमाने पर आसपास की जो भी नेगेटिविटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, वो मर जाती है। तो अब मैं दिखाती हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। हम चलते हैं मनी की तरफ। मनी बहुत भारी होता है। ये आप देख रहे हैं ये कपड़ा बांधा हुआ है। हम इस कपड़े को पकड़ेंगे और पूरी दम के साथ मैंने अभी एक राउंड घुमाया है मनी को। ऊपर एक घंटी लगी हुई है और जैसे जैसे ये मनी घूमती है ये डंडी एक घंटी के साथ टकराती है और ऑटोमेटिकली आपको एक स्पिरिचुअलिटी का एहसास होता है। यहाँ जगह जगह पर ये मनी लगी हुई हैं। देखिए एक मैंने अभी आपको दिखाई, मैं उस जगह पर हूँ, दूसरी पास में ये लगी हुई है और आते जाते लोग हमेशा इसको हिलाते हुए निकलते हैं।
अब मैं आपको थोड़ा सा ओल्ड विलेज दिखा रही हूँ। और ये यहाँ पर एक छोटा सा म्यूज़ियम है, ना यहाँ पर बंदा है ना बंदे की जात है। इस वक्त सारे लोग काम करने गए हुए हैं। इनफैक्ट ये बंद पड़ा हुआ है और किसी के पास चाबी भी नहीं है इसे खोल के बताने के लिए कि इसमें है क्या। गांव के रास्ते, और ये देखिए गांव में घर बने हुए हैं कितने सारे, और ये बिल्कुल मुझे लगता है नए घर बने हुए हैं। आर्यन वैली जाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है, एज सेम एज जैसे लद्दाख विजिट करने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। लद्दाख में अगर आप किसी भी जगह इंटीरियर्स में जाएंगे तो उसके लिए एक पास लेना पड़ता है, और उसमें आपको टिक मार्क्स लगाने होते हैं कि कौन कौन सी डेट्स पे आप किन किन जगहों पर विजिट करना चाहते हैं। तो उसमें आर्यन वैली का भी ऑप्शन होता है, तो उसको आप ज़रूर लेकर जाइएगा साथ में। वैसे कोई पूछता नहीं है, हमारे साथ तो ऐसा दोनों बार हुआ कि किसी ने पास नहीं देखा, लेकिन अगर पास की चेकिंग हो जाती है तो फिर वो लोग आपको अलाउ नहीं करेंगे अंदर जाने के लिए। मुझे खुद आर्यन वैली के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री से पता चला था, और वो डॉक्यूमेंट्री इतनी फैसिनेटिंग थी कि अगर कोई भी उसे देखेगा तो वो अपने आप को इस जगह पर आने से रोक ही नहीं सकता। उसमें बताया गया था कि कैसे यहाँ पर आर्यास निवास करते हैं, आज भी आर्यास यहाँ पर रहते हैं, और पहाड़ों के बीच में जहाँ पहाड़ी लोगों की हाइट अमूमन कम होती है, यहाँ पर हर किसी की हाइट 6 फीट से ऊपर है। ये लोग बेहद खूबसूरत हैं, इनके नैन नक्श बिल्कुल अलग तरीके के हैं। पर जब मैं यहाँ पहुँची तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत नॉर्मल से लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, और वैसे ही हैं जैसे पहाड़ी लोग होते हैं। ना उनकी हाइट ऐसी है कि सारे लोग 6-6 फीट के हैं जैसा कि उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया था, और ना ही ऐसी कुछ ब्यूटी है जो बहुत ही स्पेसिफिक है। मतलब जैसे लोगों के चेहरे मोहरे होते हैं जगह के हिसाब से, कश्मीरियों के अलग होते हैं, जम्मू वालों के अलग होते हैं, साउथ में अलग होते हैं, तो वैसे ही आर्यन वैली में भी सेम वही चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत स्पेसिफिक और बहुत अलग और सारे लोग 6-7 फीट के, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी, और उसके बाद टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ा भी इस जगह पर। जगह बहुत खूबसूरत है, पर ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपको इस देश में ऐसी जगह देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, वो बात अलग है कि आज से 8-10 साल पहले ये जगह बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, और उस समय का कुछ ऐसा अनुभव रहा कि मुझे सच में लगा कि ऐसी जगह दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। और शायद वो सच भी था, क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, और उसकी वजह से वो जगह बहुत ही खूबसूरत उस समय पर हुआ करती थी। आज भी बहुत सुंदर जगह है, और एक अलग कल्चर है, एक अलग तरीके के लोग हैं। तो डेफिनेटली लाइफ में एक बार आप ज़रूर जाइए अगर आपको घूमने फिरने का शौक है। अच्छी जगह है। आर्यंस की थ्योरी के बारे में मेरी अपनी एक अलग राय है, सबकी अलग राय होती है। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कि आर्यन थ्योरी कभी होती थी, बट है अब ये यहाँ पर इस जगह को आर्यन वैली नाम से जाना जाता है। और जो लोग बिलीव करते हैं कि आर्यंस हैं, तो भाई आपको आर्यंस यहाँ पर मिल जाएंगे। आप ज़रूर जाइए और ज़रूर देखिए। जगह बहुत बड़ी नहीं है, पर जगह के हिसाब से वहाँ पे आपको होम स्टेज, होटल्स मिल जाएंगे। बट स्टिल अगर टूरिस्ट का फुटफॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपको रूम्स मिलने में, होटल्स मिलने में बहुत असुविधा हो सकती है। तो जब भी आप यहाँ जाएं, प्री बुकिंग करके जाएं, जिससे कि आपको वहाँ रुकने के लिए कोई भी असुविधा ना हो। अगस्त बहुत अच्छा टाइम है इस जगह को विजिट करने के लिए। सितंबर, अक्टूबर भी एक अच्छा टाइम है। फेस्टिवल के टाइम पे अगर आप विजिट करना चाहें तो वो भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, तो आप उस टाइम पे भी वहाँ पर जा सकते हैं। पर उस टाइम पे होटल्स बहुत मुश्किल से आपको मिलेंगे, तो बुकिंग आपको पहले से लेनी पड़ेगी। और फेस्टिवल कब, किस ईयर में, कौन से गांव में हो रहा है, इसकी जानकारी आपको गूगल पर मिल जाएगी। तो ये जानकारी जो मैं जुटा पाई आर्यन वैली के बारे में, मैंने आप लोगों के साथ साझा की। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और पहले भी आर्यन वैली गए हुए हैं, या जिनको और कोई जानकारी है जो मैं यहाँ ना दे पाई हूँ, तो कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। नमस्कार।